गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस चैप्टर 4। यहाँ पर आप एटमिक मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो एटमिक मॉडल में आपने देखा कुछ एटमिक मॉडल थे जो डाल्टन की थ्योरी के बाद में आपके सामने आए थे। डाल्टन की थ्योरी क्या थी कि कोई भी जो एटम होता है वो अनडिविजिबल पार्टिकल होता है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपकी कुछ डिस्कवरीज हुई थी जिनमें थे आपके पास सब एटमिक पार्टिकल यानी कि एटम के भी और छोटे पार्टिकल जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों पार्टिकल आपके पास शामिल थे। मैंने इनकी ट्रिक भी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। GTC का पेन, PEN, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन थॉमसन, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन था वो चैडविक। इस तरीके से उनके ईयर भी मैंने आपको बताए थे। उसके बाद आपको बताए थे मैंने आपको एटमिक मॉडल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल आपको दिया था वो दिया था जे थॉमसन ने। थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग या उनकी पॉस्टुलेशंस के अकॉर्डिंग उनका कहना ये था कि जो एटम होता है वो या तो प्लम पुडिंग या फिर आपका जो वाटरमेलन होता है लगभग उसके जैसा होता है। बाकी के फ्रूट की बात करें तो उनमें जो सीड होते हैं वो सेंटर में होते हैं, लेकिन वाटरमेलन के अंदर वो जो सीड होते हैं वो कहीं भी सेटल होते हैं। सेम वे अगर आप बात करते हैं किसी लड्डू के बारे में, ठीक है, पुडिंग जो लड्डू होता है उसके अंदर काली मिर्च या जो भी दाने होते हैं वो कहीं भी सेटल होते हैं। सेम तरीके से जो एटम का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था वो ये बताया था कि एटम आपका जो भी होता है वो एक पॉजिटिव स्फीयर होता है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी बीच बीच में सेटल होते हैं। उसके बाद इसी थ्योरी को कट करते हुए बाद में आया रदरफोर्ड, क्योंकि इनकी थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ लिमिटेशन थी। ये डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक छोटे से स्पेस यानी कि एटम के अंदर होता है, उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते और एक दूसरे में मिलते नहीं है। अगर ऐसा होता तो एटमिक स्ट्रक्चर क्या होता, टोटली अनस्टेबल होता, लेकिन ये क्वाइट स्टेबल होता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात आई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि जो पॉजिटिव है क्या वो कंप्लीट स्फीयर होता है या उसमें कोई स्पेस होता है, इलेक्ट्रॉन बीच में सिर्फ सेट होते हैं या मूव करते हैं। इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स उनमें आ रही थी। उसके बाद आया सर रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने जो हमें एटमिक मॉडल दिया था उसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपके सामने कुछ रिजल्ट लेकर आए। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ चीजें ली थी। नंबर 1, एक अल्फा बीम गन ली थी जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे और बम्बार्ड कर रहे थे लगातार गोल्ड फॉइल पर। अल्फा पार्टिकल जो कि टोटली पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उन्होंने हीलियम आयन के लिए थे जिसका एटमिक वेट होता है लगभग 4 यूनिट, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने जो सेकंड चीज ली थी वो दी थी गोल्ड फॉइल। आपने कई बार मिठाइयों पर वर्क लगा हुआ देखा होगा, गोल्ड का वर्क आता है, सिल्वर का वर्क आता है, उससे भी एक पतली शीट उन्होंने लेने की कोशिश की थी। वो चाहते थे एज थिन एज पॉसिबल वो शीट ले सके। तो उन्होंने जो गोल्ड की शीट ली थी वो लगभग 1000 एटम निकली थी जो कि बहुत ही पतली होती है। उसके बाद उन्होंने उसके चारों ओर फ्लोरोसेंट की एक बॉल लगाई थी। फ्लोरोसेंट की बॉल लगाने से क्या होता है कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल उस पर टकराएगा उन्हें आइडिया लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में वो पार्टिकल जा रहे हैं। वो बनाने के बाद उन्होंने जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया, बहुत तेज स्पीड के वो अल्फा पार्टिकल थे और कम वेट वाले थे तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जब उन्होंने बम्बार्ड करवाया तो उन्होंने क्या देखा उस रिजल्ट में, मोस्टली पार्टिकल सीधे निकल के जा रहे थे और बिना किसी चीज़ से डिफ्लेक्ट हुए। तो वो सारे के सारे पार्टिकल सामने चले गए मोस्टली। उनमें से अगर 12,000 पार्टिकल के एक बंच की बात करें तो उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो उनके सेंटर से टकरा कर लगभग 180 डिग्री पर उसी वे में वापस आ रहा था। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जिनका काउंट अफ्यू था, वो उससे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए थे ऊपर या नीचे की तरफ। वो डिफ्लेक्शन जो था वो दिखाई दे रहा था। ये 3 उनके पास रिजल्ट आए, 3 उनके पास ऑब्जर्वेशन आई जिनसे उन्होंने 3 अपने पॉस्टुलेशंस दिए। वो क्या थे कि मोस्टली एटम का जो स्पेस होता है, एटम का जो हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा ब्लैंक होता है या वेकेंट होता है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट निकला है बिना किसी डिफ्लेक्शन के। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं जो उसके सेंटर में होते हैं। वो चार्ज पार्टिकल आते हैं, अब उसमें मूव करने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन भी उन्हें अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते क्योंकि बहुत तेज स्पीड होती है। या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो उसके सेंटर में होते हैं वो उसे रिपेल कर देते हैं।
नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। अब जो एक पार्टिकल था जो 180 डिग्री पर वापस से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, उसका रीजन ये था कि कंप्लीट इस एंटायर एटम का जो वेट होता है, जितना भी मास होता है, वो उसके सेंटर में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो उसके सेंटर में एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जिसमें बहुत सारी नई चीजें पता लगी थी। लगभग कह सकते हैं कि एटम के मॉडल में सबसे ज्यादा चीजें पता लगाने के लिए यही आपका एक्सपेरिमेंट था जो काम में आया था। उसके बाद में इनके मॉडल में भी एक कमी निकल आई थी और वो कमी ये थी कि ये डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि कभी भी कोई एक ऑर्बिट में मूव करने वाला ऑब्जेक्ट एक एनर्जी के साथ मूव करता है, लेकिन अगर वो लगातार मूव कर रहा होता है, मूव करते हुए इसकी जो एनर्जी है वो डाउन होती है, डिक्रीज होती है, तो उसका जो सर्कुलर पाथ है वो कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। उसकी रेडियस कम होने पर लास्ट में या अल्टीमेटली वो जो पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल या नेगेटिव पार्टिकल, वो सेंटर में आकर मिल जाएगा। यहाँ पर मूव करने वाले पार्टिकल थे आपके इलेक्ट्रॉन्स और सेंटर वाला पार्टिकल क्या था, प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कहाँ आने चाहिए थे, इस पॉजिटिव के पास और खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो खत्म नहीं होते। अगर वो खत्म हो जाते तो एटम क्या होता, अनस्टेबल। लेकिन एटम आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उनके में भी एटम की स्टेबिलिटी की बात ही आ रही थी। एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए फिर हमारे पास आया नील्स बोर। उन्होंने अपना एक एटमिक मॉडल दिया जिसके अकॉर्डिंग उनके कुछ पॉस्टुलेशंस थे, वो मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करूंगा। देखिए, नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में जिसको वो कम या ज्यादा नहीं कर सकते, उस पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है। वेयर दे डू नॉट लूज देयर एनर्जी, जहां पर वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते। लूज नहीं करने का रीजन क्या है, दीज ऑर्बिट्स आर डिफरेंट एनर्जी लेवल नेम्ड एज K, L, M, N and so on। यानी कि ये जो ऑर्बिट हैं, ये जितने भी ऑर्बिट हैं, इन्हें एनर्जी लेवल कहा जाता है। यहीं से उन्हें एनर्जी प्रोवाइड होती है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब इन सर्कुलर पाथ के अंदर, इन ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, अपनी एनर्जी लूज नहीं करते। तो इन एनर्जी लेवल का नाम रखा गया K, L, M, N, O। आगे चलते हुए इस तरीके से काउंट कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये उन्होंने दो पॉस्टुलेशंस मेन दिए थे जिसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी और एक एटम की स्टेबिलिटी का रीजन भी था। उसके बाद में इन्होंने ये और बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल में किस तरीके से सेट होते हैं। क्या सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सभी में नंबर फिक्स होता है, किस तरीके से फिक्स होता है और उन्हें कैसे याद करेंगे, वो पूरा उन्होंने मेथड बताया था। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल आर गिवन बाय दिस फार्मूला। एक फार्मूला है जिसके बेस पर आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं which number of shell contains how many atoms। कौन सा एटम, कौन सा शेल ऐसा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वो फार्मूला 2n², where the n denotes the number of orbit। ऑर्बिट के नंबर को ये डिनोट करता है, ठीक है। तो देखिए K, L, M और N ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नेम ऑफ ऑर्बिट। K फर्स्ट है, L सेकंड है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, N की प्लेस पर है। K means 1, M means 2, M means 3, N means 4, O, P, Q, R, S 5, 6, 7, 8, 9 like this। ये कंटिन्यू चलेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2, 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8, 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 18, 4 स्क्वायर दैट इज 16 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 32। These are the number of electrons can be filled in any सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट और शेल। किसी भी ऑर्बिट या शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं वो इस फॉर्मूला से आप डिराइव करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने इसी रूल की, यानी कि ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स फिटिंग बताई थी, इसके अंदर कुछ लिमिटेशन भी बताई है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड अप इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। इसे बोला जाता है ऑक्टेट रूल। क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल। इसके अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8। अभी आपने देखा था 2, 8, 18 एंड 32, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ यहीं तक वर्क कर रहा है। इसके बाद में वापस से 8 फिर 8 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। आपके लिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। आपको ओनली 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं
वो याद करना है। और 20 तक के एलिमेंट में 2 8 8 8 वाला ही फॉर्मूला काम में आएगा। फिर आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है और अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन होंगे, आप और बाद वाले भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला के बाद में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 8 ही होंगे, 8 से ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड इन गिवन शेल। इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी गिवन शेल में फिल नहीं किया जा सकता अनलेस, कब तक, जब तक कि आपका इनर शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। इनर शेल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, आपने अंदर वाले ऑर्बिट को खाली छोड़ा हुआ है और आप बाहर वाले में फिल कर रहे हैं, नहीं, जितनी उसकी कैपेसिटी है पहले अंदर वाला फिल होगा, उसके बाद ही बाहर वाले लेवल का काम होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ यहाँ पर, जिनके मैंने नंबर यहाँ पर लिए हुए हैं क्लियरली। नंबर 6 दैट इज कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 10 नियॉन, 11 सोडियम। ठीक है, ये मैंने कुछ छांट कर नंबर लिए हैं, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो देखिए पहले कार्बन वाला फिल करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आपका आता है कार्बन, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये बनाया है, जो क्रॉस है ना, ये न्यूक्लियस है। क्रॉस क्या है? न्यूक्लियस। मैं इनको दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए कार्बन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो कार्बन के लिए पहले आप बनाएंगे इसका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, सेंटर जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिल होते हैं। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में ये मैंने बनाया इसका फर्स्ट ऑर्बिट। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? ओनली 2। तो 2 स्पेस बना दिए, ये सिर्फ स्पेस है, अभी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ है। सेकेंड वाले ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद थर्ड वाले में वापस से 8 आ सकते हैं। तो आप देखेंगे कार्बन में आपके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 कैसे आते हैं? फर्स्ट वाले में 2 फिल करेंगे, सेकंड वाले में कितने बचेंगे आपके पास? 4। इतना ही होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 8 है। तो आप सिर्फ 4 फिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट वाला फिल करना है, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए रूल सारे फॉलो हो रहे हैं, इसी फॉर्मूला से चल रहे हैं। नंबर मैक्सिमम 8 आ सकता है। थर्ड, जब तक अंदर वाला फिल नहीं होगा बाहर आप फिल नहीं करेंगे। तो अंदर वाले में आपने पहले फिल कर दिया, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट। अब सेकंड वाले की बारी आएगी। सेकंड वाले में आपके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 1, ये 2 3 और ये 4 फिल कर दिए। 4 फिल हो गए, 4 का स्पेस खा लिए, ये आपके पास फिल हो गया। अब आता है ये नाइट्रोजन वाले पर, जिसका नंबर है 7। इसके लिए बनाना शुरू करता हूं मैं। सेम तरीका, पहले बनाएंगे आप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, 2 और 8 इस तरीके से आ सकते हैं। आप इसको भी फिल करेंगे। यहाँ पर 7 है, तो किस तरीके से फिल होगा? फर्स्ट वाले में 2 और सेकंड वाले में बचे हुए 5, रिमेनिंग 5। तो ये आपने 2 फिल किया। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे 1 2 3 4 5 फिल किए, 3 का स्पेस खा लिए, रहने दीजिए। अब आते हैं नियॉन पर। नियॉन नंबर 10 पर होता है, तो 10 वाले को कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट वाले में 2 और सेकंड वाले में 8 फिल हो जाएगा। चेक करते हैं, ये मैंने बनाया है यहाँ पर इसका और न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर 2, सेकेंड ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब फिल करते हैं। फर्स्ट वाले में 2 कंप्लीट फिल होगा, 8 और बच रहे हैं, 8 ही स्पेस अवेलेबल है, फिल कर देंगे सारे के सारे। यहाँ देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके पास फ्री नहीं बचा, कोई भी स्पेस आपके पास फ्री नहीं बचा, रहने दीजिए। आपका काम था 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना, आपने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पर आते हैं सोडियम, जिसका नंबर है 11। इसको भी वैसे बनाएंगे, एक इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट
सेकेंड ऑर्बिट जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल हो सकते हैं। फिल करते हैं 1 बाई 1, 11 फिल करना है। फर्स्ट सर्किल में आ जाएंगे आपके पास 2, ये आपने फिल किया। सेकेंड वाले में 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, आपको करने 11। तो एक और इलेक्ट्रॉन के लिए अगला ऑर्बिट बनाएंगे, इसमें आप एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको फिल करेंगे। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल वे में बनेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जितना बोला गया उतना फिल करें, जिस तरीके से बोला गया उस तरीके से फिल करें। फर्स्ट वाले में आपने कैसे फिल किया, यहाँ पर आपने किया 2 और 4। इस वाले में आपने कैसे किया 2 + 5। थर्ड वाले में कैसे किया आपने 2 + 8। थर्ड वाले और फोर्थ वाले में कैसे फिल किया 2 + 8 + 1। इसी तरीके से किया ना, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। दैट इज इट, इतना सा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 20 तक के एलिमेंट जितने भी हैं आपके पेज नंबर 50 पर दिए हुए हैं, ये 18 तक दिए हुए हैं। इसके बाद 19 और 20 आप अपने आप आइडिया लगा सकते हैं ना किस तरीके से फिल होंगे। 19 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो वो आप मुझे पता है कर लेंगे इसी वे में, इस तरीके से होंगे। इनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। उसके अलावा फिर आती है वैलेंसी। वैलेंसी में आपको प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर फिर से एक बार डिफाइन करेंगे। It is the number of electrons that can be loose or gain or share to form a bond with another element. आप इसे दूसरी डेफिनेशन में भी बोल सकते हैं, इसकी काफी डेफिनेशन है, मैंने आपको इसी वे में लिखवाई है। It is the number of electron, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, that can be loose, जो लूज किए जा सकते हैं, गेन रिसीव किए जा सकते हैं, और शेयर या बॉन्ड बनाने के लिए शेयर किए जा सकते हैं, टू फॉर्म अ बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाने के लिए विद अनदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो यही वैलेंसी होती है। अब इन्हीं एलिमेंट की जो मैंने आपको यहाँ पर वैलेंसी बताई हुई है, वैलेंसी बताऊंगा अभी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखिए, हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या रहे, कंप्लीट रहे। अब कंप्लीट करने के लिए कितने वो लूज करेगा, कितने वो गेन करेगा, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो यही से स्टार्ट करते हैं। कार्बन में 2 + 4। अब आउटर मोस्ट में मैक्सिमम आ सकते हैं 8, तो 8 को कंप्लीट करने के लिए इस 4 को क्या किया जाए, दो तरीके हैं आपके पास। आप या तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या इसके पास जो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दे, तो बाहर के ऑर्बिट का एक चक्कर खत्म हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाला ऑर्बिट बचेगा और वो कंप्लीट रहेगा। सिर्फ कंप्लीट ही करना है यहाँ पर आपको। तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो उस केस में -4 होगा, अगर ये 4 किसी को देता है तो उस केस में +4 होगा। अब प्लस और माइनस को डिफाइन करने का तरीका ये है, जिसमें एनर्जी कम लगे वो चूज करेंगे आप देखेंगे दोनों का नंबर सेम है, तो ये दोनों ही वैलेंसी को यूज करता है, +4 भी और -4 भी। सेकंड वाला नाइट्रोजन 7, 2 + 5, 8 कंप्लीट करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, -3, या 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, +5। आपको पता है कम एनर्जी यूज करनी है, कम एनर्जी यूज होगी 3 में, तो ये कौन सी वैलेंसी यूज करेगा, ये करेगा -3 वाली, इसलिए इसकी वैलेंसी -3 हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने नियॉन बताया हुआ है, नियॉन को ध्यान से देखो, कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिससे कंप्लीट हो सके। इसके पास फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है, पूरा फेल है, 8 कंप्लीट फेल है, ना इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ना इसके पास रूम एक्स्ट्रा की किसी को बुला सके, ना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसी के पास भेज सके, तो ये पूरे तरीके से सैचुरेटेड है, ये अपनी मस्ती में मस्त रहेगा, इसको किसी से बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 0। ठीक है, इसके बाद में लास्ट आपका आता है सोडियम। सोडियम में देखिए, सोडियम में आपके पास 2, 8, 1, इसको 8 कंप्लीट करना है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या 8 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। आपको पता है क्या करेगा, ये ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देने की कोशिश करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई +1। इस तरीके से आप अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी डिफाइन कर सकते हैं। और पेज नंबर 50 पर आपके पास ये कुछ डायग्राम बने हुए हैं 18 तक के, ये सारे के सारे आपको नोटबुक में नोट करने हैं। पेज नंबर 51 पर एक टेबल है, वो टेबल भी आपको अपने नोटबुक में नोट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।